ये बहुत महत्वपूर्ण कक्षा होने वाली है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, संविधान का वर्गीकरण। संविधान का वर्गीकरण कह दे या शासन का वर्गीकरण कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अरस्तु ने राज्य में, संविधान में, शासन में कोई अंतर नहीं किया। संविधानों का वर्गीकरण अरस्तु का जो है वो प्लेटो की स्टेट्समैन पुस्तक में जो उसने राज्यों का वर्गीकरण किया उससे प्रभावित है। हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु के संविधान का वर्गीकरण का जो आधार है वो प्लेटो के स्टेट्समैन में किए गए राज्यों के वर्गीकरण पर निर्भर है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु ने जो संविधान का वर्गीकरण किया है वो अरस्तु का संविधान का वर्गीकरण प्लेटो के स्टेट्समैन में किए गए राज्यों के वर्गीकरण से ही लिया गया है, यानी कि उसका आधार वही है, क्योंकि लगभग उससे मिलता जुलता है। थोड़ा बहुत परिवर्तन करके अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। एक बात तो आपको ध्यान में रखनी है ये। दूसरी बात जो आप लोगों को ध्यान में रखनी वो ये है कि प्लेटो ने जो राज्यों का वर्गीकरण किया वो इस प्रकार से किया कि एक तो कानून द्वारा संचालित राज्य और एक कानून द्वारा जो संचालित नहीं होते हैं वो राज्य। इसका मतलब है लॉफुल और अनलॉफुल। ऐसे राज्य जहां कानून का शासन होता है और ऐसे राज्य जहां कानून का शासन नहीं होता है। इसके आधार पर उसने तीन तीन राज्यों को बांटा है। 3 राज्य वो जहां कानून का शासन है और 3 राज्य वो जहां कानून का शासन नहीं है। लेकिन अरस्तु ने अपने संविधानों का या शासन व्यवस्थाओं का जो वर्गीकरण किया है उसके वर्गीकरण के अलग आधार है। उसने एक तो आधार लिया है व्यक्ति, जो कि प्लेटो ने भी लिया था, और दूसरा उस शासन का उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य सार्वजनिक है या स्वयं हित है, जनहित का उद्देश्य है या स्वार्थ का उद्देश्य है। इस आधार पर उसने अपने राज्यों शासन संविधानों का या शासन व्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया है। आइए इसको देखते हैं। अरस्तु लिखते हैं कि संविधान या पॉलिटी राज्य का एक ऐसा संगठन है जिसका संबंध सामान्यतः राज्य के पदों का निर्धारण है, क्योंकि संविधान से ही तो तय होता है कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के रूप में कौन काम करेंगे। हम पहले देख चुके हैं कि किस प्रकार से असेंबली, मजिस्ट्रेटी और जो है जुडिशरी में कार्यों का विभाजन किया अरस्तु ने। शक्ति पृथकीकरण सबसे पहले अरस्तु के विचारों में देखने को मिलता है, और विशेषकर ऐसे पद के निर्धारण से हैं जो समस्त राजनीतिक मामलों में क्या है, सर्वोच्च है। और इसीलिए तो अरस्तु लिखते हैं कि संविधान राज्य का रूप है। संविधान किसका रूप है? राज्य का ही रूप है। इसके अनुसार संविधान की निम्न विशेषताएं हैं। संविधान की विशेषता पहली कि विभागों का निर्धारण और बंटवारा संविधान के द्वारा ही तो तय होगा कि किसके पास कौन सा विभाग होगा और उसका बंटवारा कैसे करेंगे। दूसरा, सर्वोच्च सत्ता का केंद्र का निर्धारण किसके पास होगी, सर्वोच्च सत्ता किसके पास होगी, यह संविधान द्वारा निर्धारित होता है। और राज्य का उद्देश्य क्या है, यह संविधान का जो है अर्थ हुआ। तो अरस्तु के अनुसार संविधान राज्य का रूप है। उसके अनुसार संविधान की निम्न विशेषताएं हैं: विभागों का निर्धारण और बंटवारा, सर्वोच्च सत्ता के केंद्र का निर्धारण करना और राज्य के उद्देश्यों का क्या करना, उल्लेख करना। यानी हम कह सकते हैं सारांश रूप में कि संविधान राज्य का सार है, राज्य का आधार है। और संविधान में परिवर्तन का मतलब राज्य में परिवर्तन। हम जब आज ही चर्चा करेंगे, जो चक्र देखेंगे संविधानों के वर्गीकरण का, तो इस बात को ठीक से आप लोग समझ पाएंगे। अरस्तु स्वयं कहते हैं कि संविधान में परिवर्तन होते ही राज्य का रूप भी बदल जाएगा। संविधान में परिवर्तन होते ही जो राज्य जनहित, परोपकार, सार्वजनिक हित से जुड़ा हुआ था वही राज्य स्वयं के हित से जुड़ जाएगा, वो जो है स्वार्थ से जुड़ जाएगा, वो उसका विकृत रूप हो जाएगा। प्लेटो की पुस्तक स्टेटमेंट्स में किया गया राज्यों का जो वर्गीकरण है वही अरस्तु के संवैधानिक वर्गीकरण का क्या है, आधार है। आइए इस चार्ट को ठीक से आपने समझ लिया तो संविधान के वर्गीकरण आपके 90% समझ में आ जाएगा और कोई प्रश्न आप लोगों का गलत ही नहीं होगा। प्लेटो के साथ तुलना करते हुए इस टॉपिक को आप लोगों को समझना है। सबसे पहले अरस्तु के संविधान का जो वर्गीकरण है उसका आधार है एक तो संख्या और दूसरा है नैतिक आधार। संख्या का मतलब है कि शासन करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, और यह प्लेटो का भी आधार था। लेकिन प्लेटो ने 2 भागों में बांटा, कानून द्वारा शासित राज्य और कानून द्वारा जो राज्य शासित नहीं है, अर्थात जहां कानून की कोई भूमिका नहीं है, और एक जो कानून द्वारा शासित उसने 3 बताए, और जहां कानून की कोई भूमिका नहीं वो कितने बताए, 3। लेकिन अरस्तु यहां थोड़ा सा डिफरेंट करता है। अरस्तु पहला तो हो गया संख्या के आधार पर, यानी शासकों की संख्या, और दूसरा हो गया नैतिक आधार। नैतिक आधार का मतलब है कि उस शासन व्यवस्था का उद्देश्य क्या है। उस शासन का उद्देश्य परहित है, जनहित है, सार्वजनिक हित है
या उस शासन का उद्देश्य स्वयं का स्वार्थ है? इस आधार पर उसने इसे दो भागों में बांटा है। आइए देखते हैं। प्रथम आधार संख्या, यानी शासन करने वाले लोगों की संख्या। एक व्यक्ति शासन कर रहा है, कुछ व्यक्ति शासन कर रहे हैं, या अनेक व्यक्ति शासन कर रहे हैं। एक तो यह आधार हो गया। और दूसरा, ये जो सर्वोच्च सत्ता है, दूसरा आधार नैतिक है। और ये जो सर्वोच्च सत्ता है उसके संचालन का उद्देश्य कैसा है? उसके संचालन का उद्देश्य स्वाभाविक रूप है, यानी जनित है, क्योंकि राज्य किसके लिए अस्तित्व में आया है? राज्य सद्जीवन के लिए अस्तित्व में आया है। तो स्वाभाविक राज्य का उद्देश्य क्या है? राज्य का स्वभाव से ही उद्देश्य जनहित है, जनता का हित है। राज्य तब तक बना रहेगा जब तक सद्जीवन के लिए जब तक जनता का सद्जीवन रहेगा, उनका नैतिक विकास करेगा, जनहित के रूप में कार्य करेगा। और दूसरा, उसका संचालन का उद्देश्य विकृत रूप का मतलब स्वार्थी। जब शासक अपने स्वार्थ का ध्यान में रखते हुए शासन करने लग जाता है तो उसका रूप अलग हो जाता है। इस आधार पर उसने इनको 6 प्रकार की शासन प्रणालियां अरस्तु ने बताई है। आइए एक एक की बात करते हैं। और यहां थोड़ा सा अंग्रेजी जो शब्दावली है उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि हिंदी में तो इनके बहुत से नाम हो सकते हैं। अरस्तु के अनुसार एक व्यक्ति का जो सबसे श्रेष्ठ जो शासन होता है, यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप ठीक से कर देना। एक व्यक्ति का जो सबसे श्रेष्ठ जो शासन होता है वो राजतंत्र होता है, यानी कि एक तंत्र होता है जिसको हम मोनार्की कहते हैं, और ये जनहित में काम करते हैं। तो ये सबसे श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। हालांकि अरस्तु का ये मानना है कि राजतंत्र सबसे सर्वश्रेष्ठ है, मोनार्की सबसे सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन व्यवहारिक रूप से उसको संभव नहीं है। व्यवहारिक रूप से संभव इसलिए नहीं है क्योंकि इतने विवेकशील लोग मिलते नहीं है, इतने न्यायप्रिय लोग मिलते नहीं है, इसलिए इसको उसने सर्वश्रेष्ठ तो माना, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर इसकी सिफारिश उसने नहीं की है। तो एक व्यक्ति का शासन यानी जनहित में है तो उसको अरस्तु कहता है मोनार्की। लेकिन वही व्यक्ति यदि स्वयं के हित में शासन करने लग जाता है, स्वयं के स्वार्थ को प्रमुखता देने लग जाता है, तो वही शासन का रूप जो बदलकर कौन सा हो जाता है? टिरनी हो जाता है। टिरनी, निरंकुश तंत्र, जिसको हम क्या कहते हैं? निरंकुश तंत्र, टिरनी। दूसरा, अब जब एक व्यक्ति निरंकुश शासन करता है, जो शासन का विकृत रूप है, जो स्वार्थ से प्रेरित होकर स्वयं के हित के लिए वो शासन करता है, तो जनता उसका विद्रोह करती है धीरे धीरे। और फिर कुछ लोगों का शासन स्थापित होता है जो एक स्वाभाविक रूप है, जो जनहित के रूप में होता है, जिसको एरिस्टोक्रेसी यानी कुलीन तंत्र। कौन सा? एरिस्टोक्रेसी, कुछ लोगों का शासन, जिसने उसने नाम दिया एरिस्टोक्रेसी यानी कुलीन तंत्र। लेकिन जब ये कुछ लोग जो एरिस्टोक्रेसी में होते हैं, वो अपना हित साधने लग जाते हैं, जनहित के अलावा स्वयं के हितों की बात करने लग जाते हैं, जो स्वार्थ से प्रेरित हो जाते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, तो यही शासन का रूप बदलकर कौन सा हो जाता है? ओलिगार्की। और इसी ओलिगार्की को धनिक तंत्र भी कह सकते हैं, वर्ग तंत्र भी कह सकते हैं, जिसमें धनवान लोग अपने स्वार्थ, अपने हित में काम करने लग जाते हैं, जिसको ओलिगार्की कहते हैं। अरस्तु कहते हैं कि ओलिगार्की के शासन व्यवस्था में जब जनता दुखी हो जाती है तब वो उसका विरोध करते हैं और अंततः बहुत सारे लोगों का शासन स्थापित होता है, अनेक व्यक्तियों का शासन स्थापित होता है, जिसको अरस्तु ने पॉलिटी कहा है। क्या कहा है? पॉलिटी, जिसको संयुक्त प्रजातंत्र, इसके नाम बहुत हो सकते हैं, उदार प्रजातंत्र, संयुक्त प्रजातंत्र या बहुतंत्र, लेकिन अंग्रेजी में शब्द एक ही है, पॉलिटी। और बहुत ठीक से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। अरस्तु के अनुसार शासन का, संविधान का सर्वश्रेष्ठ यदि कोई रूप है, व्यवहारिक रूप में सबसे सर्वश्रेष्ठ शासन का रूप उसने किसको बताया है? पॉलिटी को बताया है। किसको बताया है? पॉलिटी को। बहुत ढंग से ध्यान रखना, उसने कहा राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन है लेकिन व्यवहार में संभव नहीं है, इसलिए उसने शासन का सबसे बेहतरीन, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी आप लोगों के बनेगा कि अरस्तु के अनुसार संविधान या शासन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है? आपका उत्तर होगा पॉलिटी, और अंग्रेजी में आप लोगों को याद रखना है। लेकिन बहुत सारे लोग जब जनहित के कार्य करते हैं, स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक हित के कार्य करते हैं, तो उसको हम पॉलिटी कहते हैं, लेकिन वही जब जनता के हित में काम नहीं करते हैं तो उस शासन का रूप बदल के क्या हो जाता है? भीड़ तंत्र, या जिसको प्रजातंत्र कहते हैं अरस्तु, जिसको डेमोक्रेसी के नाम से हम लोग जानते हैं, तो ये विकृत रूप हो गया। तो अरस्तु लोकतंत्र को निकृष्ट शासन मानते हैं। अरस्तु के अनुसार लोकतंत्र भीड़ तंत्र है, जहां वो स्वयं के स्वार्थ के लिए काम करते हैं। और आज की यदि बात करें तो भले ही लोकतंत्र सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली है, लेकिन लोकतंत्र की बहुत सी कमियां हैं, जिस कमियों को ध्यान में रखते हुए अरस्तु ने यहां पर इस बात का उल्लेख किया होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो वापिस आप लोग सुन लिए, सबसे पहले एक व्यक्ति का मोनार्की, एक व्यक्ति का टिरनी, यानी कि जनहित का है तो मोनार्की, और एक व्यक्ति का जो है
स्वार्थ से प्रेरित है तो टिरनी, कुछ व्यक्तियों का शासन जनित में है एरिस्टोक्रेसी, स्वार्थी हो गए तो ओलिगार्की, अधिकतम लोगों का जनहित का है तो पॉलिटी, स्वार्थी हो गए तो कौन सा हो गया डेमोक्रेसी। बहुत महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के साथ में साझा की है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है पॉलिटी। और आगे इस बात को हम स्पष्ट करेंगे, जरा देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है विशेषताएं, ये आपके विशेषताएं समझ में आ गई तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अरस्तु ने पॉलिटी को शासन या संविधान का सर्वश्रेष्ठ रूप स्वीकार किया है। पॉलिटी को व्यवहारिकता में पॉलिटी सबसे सर्वश्रेष्ठ है, कारण क्या है उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। पॉलिटी स्वर्णिम औसत गोल्डन मेन के सिद्धांत पर आधारित है जो चरम स्वरूपों से बचाता है। इनकी पॉलिटी जो है, जरा देखिए यही बता देते हैं आपको, पॉलिटी जो है वो ओलिगार्की और डेमोक्रेसी का मिश्रित रूप है। आगे और डिटेल में आप लोगों को बताएंगे कि जो पॉलिटी जो शासन है जिसमें ओलिगार्की और डेमोक्रेसी दोनों का मिश्रित रूप है, दोनों का मिश्रित रूप है, इसका मतलब है कि यहां धनवानों का भी शासन है और क्योंकि लोकतंत्र में गरीब लोग भी भाग लेते हैं, अधिक लोग भाग लेते हैं, कि गरीबों का भी शासन है, तो धनिक और गरीबों का दोनों का जो शासन है वो मध्यम मार्ग हो गया। और मध्यम मार्ग हो गया तो अरस्तु स्वर्णिम माध्यम को स्वीकार करता, वो औसत को बहुत अधिक स्वीकार करता, हर जगह वो मध्यम मार्ग अपनाता है। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, एक तो अवकाश, एक मध्यम मार्ग, ये दो चीजें आप लोगों को बहुत ढंग से याद रखनी पड़ेगी। तो इन दोनों का मिश्रित रूप है जो किसमें देखने को मिलता है, पॉलिटी में, इसलिए वो मध्यम मार्ग को सबसे उत्तम मार्ग मानता है। इसलिए उसने पॉलिटी स्वर्णिम औसत के सिद्धांत पर आधारित है जो चरम स्वरूपों से बचाता है, क्योंकि चरम स्वरूप को वो स्वीकार करता ही नहीं है। इस स्वरूप को पॉलिटी या संवैधानिक सरकार कहा गया है। क्या कहा गया? पॉलिटी या संवैधानिक सरकार, जिसे पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक में उदार या संयुक्त जनतंत्र माना गया है। अंग्रेजी शब्द याद रखना, संयुक्त, उदार जनतंत्र या पॉलिटी। पॉलिटी शब्द आप लोगों को याद में रखना है। पॉलिटी के तहत मिश्रित संविधान को स्वीकार किया है। मिश्रित संविधान का यहां पर क्या मतलब हो गया? मिश्रित संविधान का मतलब हो गया ओलिगार्की और डेमोक्रेसी, जो कि ओलिगार्की वो डेमोक्रेसी का क्या है? मिश्रण है। डेमोक्रेसी जनतंत्र में, क्योंकि डेमोक्रेसी जो जनतंत्र लोकतंत्र होता है उसमें किसकी सरकार होती है? बहुमत की, जिस पर मुक्त लोग यानी कि कोई भी उसमें भाग ले सकता है और गरीब का नियंत्रण होता है, क्योंकि चुनाव जनता के पास में असली जो सत्ता होती है। जबकि ओलिगार्की, जिसको हम धनिक तंत्र कहते हैं, उसमें धनी और बेहतर स्थिति वाले लोग भाग लेते हैं जो कि संख्या में कम होते हैं। तो लोकतंत्र में संख्या ज्यादा होती है, धनिक तंत्र में संख्या कम होती है। लोकतंत्र में गरीब लोग होते हैं और धनिक तंत्र में धनिक लोग होते हैं। और जो पॉलिटी है वो इन दोनों का क्या है? मिश्रण है, मिश्रित है। पॉलिटी में मध्यम वर्ग का शासन होता है। ध्यान रखना, हम पिछली कक्षा में बात कर चुके हैं, एक बार फिर आप लोगों को याद दिला देते हैं। हमने आदर्श राज्य में बात की थी अरस्तु के, कि अरस्तु के अनुसार राज्य में 3 प्रकार के वर्ग होते हैं, एक बहुत अधिक गरीब और एक बहुत अधिक धनवान और दूसरे मध्यम, जो ना तो गरीब है ना धनवान है। अरस्तु न तो गरीबों के शासन को स्वीकार करता है न धनवानों के शासन को स्वीकार करता, वो बीच का रास्ता अपनाता है। अरस्तु के अनुसार बेहतर शासन वही है जिसमें मध्यम वर्ग के लोग शासन करते हैं, मध्यम मार्ग। ध्यान रखना। तो देखिए बहुत ढंग से पॉलिटी में मध्यम वर्ग का शासन होता है, जो न केवल सामाजिक ढांचे में संतुलन स्थापित करते हैं। संतुलन कैसे? क्योंकि वो गरीब और धनवान दोनों को साथ लेकर चलते हैं, जबकि विभाजन पर भी क्या लगाते हैं? अंकुश लगाते हैं और नगर को पतन से बचाते हैं। अरस्तु का जब चक्रीय सिद्धांत हम देखेंगे तो आप लोग जानेंगे कि संविधान परिवर्तित होते रहते हैं, कि शासन व्यवस्था परिवर्तित होती रहती है, चक्र चलता रहता है। लेकिन अरस्तु का मानना है कि पॉलिटी एक ऐसा शासन है जिसमें बदलाव की संभावना, बदलाव तो होगा लेकिन बदलाव की संभावना कम होगी, जिसमें परिवर्तन धीरे होगा, यानी कि जिसमें परिवर्तन होगा लेकिन वो लंबे समय तक वो शासन व्यवस्था कायम रह सकती है, इसलिए वो उसको सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानता है। ये जो मैंने 6 पॉइंट आप लोगों के साथ साझा किए बहुत महत्वपूर्ण। आगे देखिए, यूरिपाइडिस का एक कथन है। यूरिपाइडिस का मानना था कि मध्यम वर्ग के लोगों का जो शासन होता वो बचाव राज्य होता, सेव स्टेट होता है। यूरिपाइडिस जो कि एक विचारक था, उसका मानना था कि मध्यम वर्गीय जो राज्य होता है वो बचाव राज्य होता है। बचाव राज्य का मतलब सेव राज्य, इनकी जहां क्रांति की संभावनाएं कम होती है। अरस्तु इस बात को स्वीकार करता है, इस बात का अरस्तु ने क्या किया है? समर्थन किया है। अर्थात अरस्तु ने पॉलिटी को बचाव राज्य कहा है, सेव स्टेट कहा है, जो इनकी क्रांतियों से बचाता है, पतन से बचाता है और बेहतर व्यवस्था उसमें संचालित होती है।
एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि मध्यम वर्गीय जो शासन होता है, यहां मध्यम वर्गीय शासन का मतलब है पॉलिटी। मध्यम वर्ग क्यों? क्योंकि ये ओलिगार्की और डेमोक्रेसी का मिश्रण है। ये मिश्रित संविधान द्वारा संचालित शासन है जिसमें दो आदर्श होते हैं, एक तो समानता और दूसरी सहमति। ये जो शासन होता है इसमें समानता भी दी जाती है, समानता की भावना भी होती है और सहमति के द्वारा ही सारे कुछ कार्य होते हैं। इसलिए इन दो वर्ड को भी आप लोग याद रखेंगे। अरस्तु शुद्ध राज्य की बजाय मिश्रित राज्य को अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि अरस्तु का मानना है कि शुद्ध कोई रूप है तो वो चरम स्वरूप है और चरम स्वरूप अति सर्वत्र वर्ज्यन्ते, इसलिए उसने बीच का रास्ता अपनाया है। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता अलग से कि कार्ल पॉपर ने अरस्तु के राज्य को तीन चीजों का संतुलन बताते हैं कि अरस्तु का जो राज्य, जो मिश्रित राज्य, इसमें तीन चीजों का मिश्रण है, तीन चीजों का संतुलन है। एक प्लेटोवादी कुलीन तंत्र, क्योंकि कुलीन तंत्र को तो वो इसमें शामिल करता है, प्लेटोवादी कुलीन तंत्र। दूसरा ठोस व संतुलित सामंतवाद, सामंतवाद भी इसमें होता है, लेकिन ध्यान रखना सामंतवाद कार्ल पॉपर के अनुसार इसमें सबसे अधिक हावी है। और तीसरा कुछ जनतांत्रिक विचार। ये तीनों वर्ड आप लोगों को ध्यान रखने हैं। कार्ल पॉपर के अनुसार अरस्तु का जो राज्य है, अरस्तु का जो संविधान है या शासन व्यवस्था है, उसमें किन का मिश्रण है या कौन सी बातें उससे संबंधित है? तो प्लेटोवादी कुलीन तंत्र, ठोस संतुलित सामंतवाद और जनतंत्र, यानी कुलीन तंत्र, सामंतवाद और जनतंत्र। इन तीनों बातों को आप लोगों को विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान में रखना। इसके अलावा जो विकल्प होगा वो गलत होगा। आगे देखिए, अरस्तु के अनुसार सबसे बेहतर शासन प्रणाली तो कौन सी है? राजतंत्र, क्योंकि उसमें सर्वोच्च सद्गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सर्वोच्च सद्गुण। लेकिन व्यवहार में यह संभव नहीं है, इसलिए उसने कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है? किसे माना है? पॉलिटी को ध्यान रखना। किसको? पॉलिटी को। और बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है कि अरस्तु का जो ये मिश्रित संविधान की जो हमने चर्चा की अभी, उसको पोलिब्रियस, सिसरो, थॉमस एक्विनास, ये प्रश्न पूछा जा चुका है और मैकियावली ने स्वीकार किया। तो अरस्तु का जो मिश्रित संविधान है उसे पोलिब्रियस, सिसरो, थॉमस एक्विनास और मैकियावली ने भी इसको क्या किया है? स्वीकार किया है। आइए अब और बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। अरस्तु के अनुसार कोई भी जो शासन है वो स्थायी नहीं होता है, उसमें परिवर्तन होता रहता। परिवर्तन का चक्र एक राउंड में चलता रहता है। इसमें परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता रहता है, जिसका एक निश्चित चक्र होता है जो लगातार चलता रहता, कभी रुकता नहीं है। यह चक्र आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अरस्तु के अनुसार मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। अरस्तु के अनुसार सबसे पहले जो शासन व्यवस्था होती है वो होती है मोनार्की, यानी राजतंत्र, एक व्यक्ति का शासन। लेकिन जब इस एक व्यक्ति का शासन जनहित में नहीं होकर स्वार्थ से प्रेरित हो जाता है तो वो व्यवस्था परिवर्तित हो जाती है। और उसके बाद जो अगली जो व्यवस्था आती है वो कौन सी आती है? टिरनी, यानी कि निरंकुश तंत्र। अंग्रेजी वर्ड विशेष रूप से टिरनी आप लोगों को ध्यान रखना है। वो कहता है कि इसका जब विरोध होता है तो उसके बाद में जनहित की जो शासन व्यवस्था स्थापित होती है वो होती है एरिस्टोक्रेसी, यानी कुलीन तंत्र। और ये कुलीन तंत्र जनहित का शासन होता है। और जब ये अपने स्वार्थ के लिए शासन करने लग जाते हैं तो उसके बाद में जो शासन व्यवस्था स्थापित होती है वो है ओलिगार्की। कौन सी है? ओलिगार्की। ये जनहित स्वयं के स्वार्थ से प्रेरित होती है, फिर यह शासन व्यवस्था परिवर्तित होती है और अगला जो रूप आता है वो कौन सा आता है? पॉलिटी, संयुक्त प्रजातंत्र। ध्यान रखना, इसी संयुक्त प्रजातंत्र को, इसी पॉलिटी को अरस्तु अपना सर्वश्रेष्ठ संविधान या सर्वश्रेष्ठ जो है शासन प्रक्रिया मानता है। बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों को साझा कर रहे हैं, इस बात को आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जब इसमें परिवर्तन होगा इसमें भी, लेकिन ये काफी स्थायी होगा, लंबे समय तक इसमें परिवर्तन नहीं होगा। बाकी में परिवर्तन जल्दी होगा लेकिन ये लंबे समय तक स्थायी रह सकता है। लेकिन इसमें जब परिवर्तन होगा, जब ये भी स्वार्थ से प्रेरित हो जाएगा तो अगली जो शासन व्यवस्था स्थापित होगी वो कौन सी होगी? डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र। और लोकतंत्र के बाद वापिस कौन सी आएगी? राजतंत्र। अरस्तु के अनुसार ये जो चक्र है इस प्रकार से चलता रहता है, मोनार्की, टिरनी, एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की, पॉलिटी और डेमोक्रेसी और वापिस मोनार्की। लेकिन जो बात जो समझनी है आप लोगों को वो क्या समझनी है? अरस्तु का कहना है कि जो पॉलिटी है वो एक मिश्रित शासन व्यवस्था है।
ये ध्यान रखना, ये मध्यम मार्ग है, ये मध्यम औसत उसने स्वीकार कैसे किया? क्योंकि ये जो धनिक तंत्र है, बहुत ठीक से समझना इस बात को, ये जो ओलिगार्की है और ये जो लोकतंत्र है, इन दोनों की विशेषताएं इसमें पाई जाती है, इन दोनों का ये मिश्रण है, इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ है, मध्यम मार्ग है, ये मिश्रित संविधान है। इस बात को आपको ठीक ढंग से समझना है। तो आशा करते हैं कि हमने जिस मेहनत से इस चक्र को आपके सामने प्रस्तुत किया, इसको तैयार किया, ये आपको बहुत पसंद आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलोचना, यह संविधानों का वर्गीकरण नहीं है, अपितु किसका है? शासन का वर्गीकरण। क्योंकि अरस्तु जो है हम कहेंगे राज्य में, समाज में, शासन में, संविधान में कोई अंतर नहीं करते हैं। दूसरा, अरस्तु के द्वारा लोकतंत्र की उपेक्षा की गई। लोकतंत्र को वो तो जो है स्वार्थी शासन व्यवस्था बताता, विकृत रूप बताता, जबकि वर्तमान में लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था। खैर ये अलग बात है। ये जो परिवर्तन चक्र बताया है, इसका भी विरोध होता है, क्योंकि हेगल और मार्क्स परिवर्तन का सीधी व्यवस्था बताते हैं और उनका मानना है कि एक व्यवस्था समाप्त हो जाती है, दूसरी व्यवस्था जो आती है उसके बाद कभी भी वो व्यवस्था वापस स्थापित नहीं होती। जब हम मार्क्स को देखेंगे, हेगल को देखेंगे, आदिम जो साम्यवाद था और उसके बाद में जो साम्यवाद आता है, उसके बाद वापस कभी आदिम साम्यवाद नहीं आता है, आगे की आगे बढ़ता जाता है। ये इनकी शीर्ष स्थल की तरफ, यानी कि सीधी रेखा के रूप में परिवर्तन आगे बढ़ता है। एक व्यवस्था जो पहले थी वो कभी वापिस व्यवस्था नहीं आती, ऐसा मार्क्स और हेगल का मानना। लेकिन अरस्तु का मानना है कि नहीं, यही व्यवस्था बार बार चक्र के रूप में घूमती